दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आज की न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे बुरी तरह फंस चुके हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि किसी की भी जिंदगी और राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से खराब कर दें। जरूरत पड़ेगी पुलिस ने अब तक संबंधित जो गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया है। इसलिए उनको पिताजी को लगा कि पुलिस से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट में गए। ये उद्धव, जरा सुनिए ना, अभी उद्धव ठाकरे आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर इसलिए देता हूँ कि आपको भी रिपोर्टिंग करना होगा। आपका काम आसान होने के लिए मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था। पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं? जय महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना बस। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसके साथ सामूहिक रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जी हां, बहुत बड़ा आरोप लगा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो तथ्य बताऊंगा जो चीख चीख कर वो सबूत कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का बचना नामुमकिन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो दिशा सालियान के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा पूरे प्रूफ के साथ, यहां तक की फोटो भी दिखा दी है, नीलेश ओझा जिनका नाम है, और उनका कहना है कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, अब जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगाई है सुशांत सिंह राजपूत केस की, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। और उन्होंने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। यह कहा जाएगा कि यह जो जांच है अभी और होना बाकी है। जो सवालों के जवाब सीबीआई को खोजने थे उन्होंने नहीं खोजे हैं। और नीलेश ओझा जो एडवोकेट हैं, उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सीबीआई के अधिकारी हों या पुलिस के, वो पैसे या पावर के आगे झुक जाते हैं, कई बार बिक जाते हैं। इस केस में भी उनका आरोप है कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें हैं। इसमें उस समय के मुख्यमंत्री का बेटे का नाम आ रहा था और कई बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे थे, और इसके कारण यह हो सकता है कि पुलिस पर, सीबीआई पर प्रेशर हो या पैसे दिए गए हों, और इसलिए वो चुनौती देंगे। और इस मामले को चुनौती देने के बाद दोबारा से कुछ अच्छे अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। उनका कहना यह भी है कि जो एनसीबी के अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनका भी अनैतिक तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि रूल यह कहता है कि यदि कोई अधिकारी किसी केस में इन्वॉल्व है तो उसका ट्रांसफर जब तक नहीं किया जाए, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। आपको याद होगा कि एनसीबी के वो जो चीफ थे, और उन्होंने बाकायदा जोनल हेड जब मुंबई में थे तो उस समय उन्होंने शाहरुख खान के बेटे को क्रूज पार्टी में पकड़ा था। उसके बाद से उनके ट्रांसफर के कयास लगाए जाने लगे थे और हाई कमान से किस तरह से, यानी उनके जो डायरेक्टर थे एनसीबी के, उनका नाम सामने आया था कि उनसे कोई सौदेबाजी हो गई है और जो समीर वानखेड़े हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया। समीर वानखेड़े बेहतरीन ईमानदार ऑफिसर हैं और इन्हीं के पास
जब ये रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रहे थे, इनके पास रिया चक्रवर्ती की चैटिंग थी जिसमें ड्रग मंगाई जाने की बात थी। और उसी समय जब ये जांच कर रहे थे तो इनके पास रिया चक्रवर्ती का जो कॉल डिटेल था उसको ये खंगाल रहे थे। उसी में उनके पास जो पता लगता है कि कॉल डिटेल जो आई है, उस कॉल डिटेल में मोबाइल डाटा से इनको यह पता लगा था कि आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्य, सुरेश पंचोली, ये सब के सब और रिया चक्रवर्ती भी उस समय मौके पर मौजूद थी जहां दिशा सालियान की हत्या हुई। यानी दिशा सालियान की हत्या के समय रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्य, सुरेश पंचोली ये मौजूद थे। आपको यह भी याद होगा कि आदित्य ठाकरे से जो पटना की पुलिस है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जहां केस दर्ज कराया था, जब वो पूछने के लिए आए थे तो उसने साफ मना कर दिया, मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता। रिया चक्रवर्ती से जब सीबीआई की पूछताछ हुई थी तो रिया चक्रवर्ती ने भी कह दिया, मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती। जबकि दोनों की कॉल डिटेल, यानी रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल एनसीबी के पास है। अब सीबीआई ने अगर इस केस को दबाने की भी कोशिश की है तो एनसीबी का अब यह केस हलफनामा दिया जाएगा वकील की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि हम नीलेश ओझा यानी एडवोकेट जो हैं दिशा सालियान के, वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मेन चीज है ड्रग, और ड्रग के अलावा ये हत्या की गई है, उसके पहले रेप की जो खबर है उसमें जो आज तक के एविडेंस हैं वो बड़ा एविडेंस है सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी और दिशा सालियान की डेड बॉडी का फोटो पहली बार सामने आया है। एक चैनल ने उसको दिखाया है और मैंने भी देखा है। आप सोच लीजिए, दोनों के चेहरे पर मौत का एक भाव शांत है, कहीं भी कोई कटाफटा निशान नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहा जा रहा था कि खंबे उन्होंने जो है कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या करी है, मान सकते हैं, ऐसे में उनका चेहरा ठीक है। लेकिन दिशा सालियान के मामले में बताया गया कि 14 मंजिल जो बिल्डिंग है उससे कूदकर उसने आत्महत्या करी है। और यदि ऐसा होता है, 14 मंजिल से कोई कूदकर आत्महत्या करता तो उसकी पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते और सर तो फट ही जाता। दिशा सालियान के पिता का कहना यह है कि जब हॉस्पिटल में वो पहुंचे थे और उनकी बॉडी सौंपी गई थी उसको, उसकी कोई हड्डी टूटी नहीं थी, कोई रिपोर्ट में नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। और वो कहते हैं उन्होंने खुद उस डेड बॉडी को देखा है, लेकिन बाद में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई। किसने वो रिपोर्ट बदली, उसको भी डॉक्टर को सजा के तौर पर वहां केस में विक्टिम के तौर पर बनाया गया है। यानी दिशा सालियान की जो मौत है, जिसको उसके पिता रेप और मर्डर बता रहे हैं, वो कहते हैं उनका दावा है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलकर और उसको ऐसा बनाया गया जिसमें उसको सुसाइड घोषित किया जा सके। उसको क्यों दबाव में बनाया गया उसके बारे में भी वकील खुलासा करते हैं कि एक पिता को यह कहा गया कि आपकी बदनामी हो जाएगी और आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट थी, अगर इसकी सारी रिपोर्ट असली वाली सामने आ गई तो आपकी बेटी की बदनामी होती। हमने बेटी की बदनामी को रोकने के लिए वो रिपोर्ट बदली है। समझ रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बदली? जब यह क्वेश्चन किया गया दिशा सालियान के पिता के द्वारा तो उनको यह बताया गया नई थ्योरी गढ़ के कि आपकी बेटी ने जो आत्महत्या करी है वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के कारण करी है और वो प्रेग्नेंट थी। अगर हम असली रिपोर्ट सामने ले आते तब यह खुलासा हो जाता कि वो कुंवारी थी और प्रेग्नेंट कैसे हो गई, बदनामी ना हो। आपके फेवर के लिए हमने उस पोस्टमार्टम को बदलकर उसको प्रेग्नेंट नहीं दिखाया। शुरू में पिता को लगा होगा कि शायद यही ठीक है, उस समय दिमाग वैसे ही परेशान है, कोई डेड बॉडी अपने पिता अपनी बेटी की देखे। वो कहते हैं कि तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब चीजों को समझा, क्या चल रहा है, इसको देखा, सबूत देखे गए, तो समझ में आया कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया, बेटी के साथ रेप और उसका मर्डर कर दिया गया। और जिन लोगों ने यह काम किया, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग थे, आदित्य ठाकरे का नाम था, वो चुप रहे। लेकिन अब सरकार बदली तो वो कहते हैं मुझे उम्मीद जगी। जो एडवोकेट नीलेश ओझा हैं वो ये कहते हैं कि यदि बीजेपी सरकार इस समय नहीं होती, देवेंद्र फडणवीस और इस समय एकनाथ शिंदे, इन दोनों के अलावा वो कहते हैं अमित शाह जी का भी इसमें एक हम धन्यवाद करेंगे
क्योंकि उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया तो एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन हुआ तो कुछ चीजें सामने आई हैं और इसी के कारण आज उम्मीद जगी है कि अब इस केस में न्याय होगा। अभी तक तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि कोई वकील हो या कोई पत्रकार अगर कोई आदित्य ठाकरे का नाम ले दे तो उसको पकड़ करके झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता था, डराया और धमकाया जाता था। बड़े लोग हैं, सरकार इनकी थी तो कोई बोल भी नहीं सकता था। कई पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया। अंदाजा इसी से लगाइए कि अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार, उनको जेल में डाल दिया, उनके चैनल को बंद करने की कोशिश की गई। तो छोटे मोटे लोगों की तो बिसात क्या है। लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मुंबई हाई कोर्ट में यह पिटीशन हो गई, ठीक है, लेकिन सतीश साल्यान उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जो पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल में मिले, जो डेड बॉडी को लेकर गए थे, उन पुलिस वालों के कपड़ों पर एक भी खून का दाग नहीं था। दिशा साल्यान का ना सर फूटा था, ना बॉडी की कोई हड्डी टूटी, कहीं ब्लड नहीं निकल रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस के साथ मिलकर के नई थ्योरी लिखी गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई, डॉक्टर पर भी उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन समीर वानखेड़े जो जांच कर रहे थे और जिनके पास डाटा मिला वो आगे इस मामले में कोर्ट कचहरी में ना आए। यह कहा गया है कि उन्होंने बाकायदा उसका सबूत रखा हुआ है कि उनको यह फोन आया था कि आप इस मामले में ना पड़ें। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली समीर वानखेड़े को पहले धमकी भी दी गई कि आप आदित्य ठाकरे वाले मामले में, दिशा साल्यान वाले मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन ना करें, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जो आप रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, इस मामले से अपने आप को दूर कर लें। नहीं माने तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी उसमें अनिल देशमुख को आपने देखा, उसमें नवाब मलिक को आपने देखा, किस तरह से वो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए। कभी उसके ऊपर महंगी घड़ी का आरोप लगाया, कभी जाति का आरोप लगाया, कभी फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाया। एक के बाद एक आप देख रहे थे उन दिनों समीर वानखेड़े को टारगेट करके ऐसी कोशिश की गई कि या तो वो इस्तीफा दे दे नौकरी से, वरना वो नौकरी से निकाल दिया जाए। आज वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर है, लेकिन अब ये जब केस चलेगा तो समीर वानखेड़े को भी गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा, ऐसा एडवोकेट नीलेश ओझा का कहना है। और इसी में आपको बता दें कि अब सब इस मामले में यह पता लगना है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राम कदम, उन्होंने बाकायदा यह कह दिया है कि भाई ये जो है जिस तरह की बात है 40 कॉल वो बोल रहे हैं रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच हुई है। एक तरफ आप कह रहे हो हमारी एक दूसरे से कोई पहचान नहीं है, दूसरी तरफ आप 40 बार एक दूसरे से बात करते हो, तो फिर झूठ क्यों बोला गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और इसी बात को लेकर अब उम्मीद जगी है कि इस मामले में जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने जानबूझकर इस मामले को रोका था क्योंकि उनका बेटा इसमें सामने आ रहा था, और वो कहते हैं कि अगर इस मामले में शुरू में ही ठीक से कार्रवाई होती तो इसमें अभी तक ये इतनी देरी नहीं होती, क्योंकि सीबीआई को कोई सबूत मिला नहीं। वहां फर्नीचर बदल दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का, रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनकर शिवसेना के लोग आगे खड़े हुए थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात है वो आप ये सारा दिख रहा था कि उद्धव ठाकरे को ये दिख रहा है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और इसीलिए राम कदम का जो बयान है आपको सुनना चाहिए। जब सारा देश मांग कर रहा था श्रीमान उद्धव ठाकरे सरकार से कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इन्होंने जानबूझ करके सारे सबूत मिटाए, यहां तक कि जहां मौत हुई वो घर का फर्नीचर हटा दिया गया, घर को नया कलर किया, घर मूल मालिक को सौंप दिया। क्या कारण था? इतनी जल्दबाजी क्यों? और रिया चक्रवर्ती के साथ में जैसे मान करके चलो कि उद्धव ठाकरे और उनकी सेना उसके प्रवक्ता है इस रूप में बात कर रहे थे, क्या देश भूल गया? ये बिहार की पुलिस जांच के लिए मुंबई आती है, अगर इनके मन में पारदर्शिता है तो उस पुलिस को इन्होंने क्यों रोका, क्यों जांच नहीं करने दी? ये अलग अलग बिंदु को यदि आप जोड़ो तो ये स्पष्ट है
कि उद्धव ठाकरे सरकार अपने किसी निजी नजदीकी लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी। और वही कारण है कि जब सबूत मिट जाए और उसके बाद तुम सीबीआई को सौंपो, क्या मिलेगा? ऐसा कौन सा कारण है कि दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनके बेटी को न्याय नहीं मिला? उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में वो डर रहे थे, क्यों धमकाया गया उनको? जानबूझ करके उद्धव ठाकरे सरकार अपने किसी बड़े नेता को बचाने के चक्कर में उन्होंने सुशांत के परिवार के साथ अन्याय किया है। देखिए, अगर आप अलग अलग बिंदु को जोड़ोगे कि उद्धव ठाकरे जी का बिहार की पुलिस को रोकना, घर का फर्नीचर निकालना सुशांत के घर का, उसके घर को कलर करना, घर इमीडिएटली मूल मालिक को वापस लौटा देना, क्या है ये सारे बिंदु बताते हैं कि उद्धव ठाकरे किसी को बचा रहे थे। अब नारायण राणे जी एक ऐसे कद्दावर नेता है कि वो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, जो भी है मुंह पे, ये उनका स्वभाव है। पर इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि नारायण राणे जी जो भी बोल रहे हैं वो सत्य है, पर सत्य होने के बावजूद भी ये इस प्रकार की खोखली बयानबाजी करके उसको नकार रहे। आप उस बयान को नकार सकते हो, पर क्या सुशांत के केस में आपने सबूत मिटाए, इस बात को आप नकार सकते हो? सुशांत का मामला अगर आपके मन में कुछ पाप नहीं था, क्यों नहीं सीबीआई को सौंपा? अब डर के नाते क्या बोलेंगे वो? और संजय राउत पर कौन विश्वास करता है? उनके अपने लोग करते हैं क्या? वो भी नहीं करते। आप सुशांत सिंह और दिशा सालियन के मामले में कौन सा पिता कहेगा कि मेरे बेटी को न्याय नहीं मिला? उनको जबरन, जब उद्धव ठाकरे सरकार में न्याय नहीं मिला तब उनको जाकर के पिटीशन डालनी पड़ी, कोर्ट ने उसे स्वीकार किया मेरिट पर। यह लांछन है उद्धव ठाकरे सरकार पर, पहले से नहीं, अब शुरू से चल रहा है। सुशांत सिंह के मामले में देश क्रोधित है कि उद्धव ठाकरे जी ने, उनकी सरकार ने इस मामले को रफा दफा किया। अगर इनके हाथ काले नहीं है तो इन्होंने बिहार के पुलिस को यहां रोका क्यों? बताओ, इस मामले को सीबीआई को सौंपा क्यों नहीं? तो सुना आपने, बीजेपी नेता राम कदम मीडिया में बोल रहे हैं। और इसी तरह से आपको बताएं, नीलेश ओझा जो एडवोकेट हैं दिशा सालियान के, एएनआई पर उन्होंने भी इस मामले को विस्तार से खोला है। और उनका कहना है कि जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई उनके जानकारी में नहीं है। वो कहते हैं अगर लगाई भी है तो इसको रीओपन कराया जाएगा। और अब इस मामले में अब नई डेवलपमेंट होने वाली है। निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं वो कहते हैं कि एक भी इसमें बचना नहीं है और आदित्य ठाकरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सुनिए एडवोकेट नीलेश ओझा जो दिशा सालियान के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा। क्लीन चिट नहीं है, ये गलत नैरेटिव चला रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि उसके खिलाफ में उनको प्रूफ्स नहीं मिले हैं और इस क्लोजर रिपोर्ट को लॉ में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। उनका क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद में भी कोर्ट अभी भी कॉग्निजेंस ले सकता है, मर्डर का केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, अरेस्ट वारंट निकाल सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। जैसा कि नूपुर तलवार के केस में, आरुषि तलवार के केस में, डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट डबल मर्डर केस रिजेक्ट किया था और कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया और अरेस्ट वारंट निकाला मर्डर केस का, और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। और जस्टिस निर्मल यादव के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया और बोला कि फिर से इन्वेस्टिगेट करो, तो बाद में सीबीआई ने लाके चार्जशीट दिया। मतलब इवन बाय आप क्लोजर रिपोर्ट के बाद में भी कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे सकता है, फिर से चार्जशीट आ सकती है, कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है, कॉग्निजेंस हो सकता है। तो इसको क्लीन चिट नहीं बोल सकते हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हो इंडियन एसोसिएशन के, तो क्या कह सकते हैं क्लोजर रिपोर्ट को आगे चल के क्या प्रक्रिया होगी और इसके चलते आगे आपके क्या मांग है? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्लोजर रिपोर्ट को लीगली आज कोई वैल्यू है नहीं। और अभी उसमें देखिए, क्लोजर रिपोर्ट जब आता है तो एक कॉपी देना पड़ता है उनके पिताजी को जो फिरियादी है सुशांत सिंह राजपूत के, उनका कहना क्या है वो सुना जाएगा, उसके ऊपर ऑर्डर होगा और वो प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इनकी पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट करके उस पर भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो प्रोसीजर ऐसी है। और हमारी जो इसमें डिमांड है, इसको कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कई आरोपी का हमको डाउट है उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को
हो सकता है इसमें मैनेज किया हो, पूरा रिपोर्ट मैंने अभी देखा नहीं है, वो रिपोर्ट मैं देखने के बाद उस पर ठीक से कमेंट कर पाऊंगा। तो सुना आपने, वकील के अनुसार अब आदित्य ठाकरे के बचने के चांस नहीं है, और इसी के साथ उनके साथ साथ दीनू मौर्य और सूरज पंचोली भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है, और लोगों को कुछ अंदर की चीजें अभी वकील साहब कह रहे हैं, मैं कोर्ट में बोलूंगा तो पता चलेगा कि किस तरह से पार्टियां की जाती थी। उन पार्टियों में एकता कपूर की पार्टी में कुछ बच्चों को लाया गया था, और वो कहते हैं वो मैं कोर्ट के अंदर रखूंगा कि किस तरह से छोटे बच्चों का दुरुपयोग हो रहा था, उनका यौन शोषण होता था, और उसी की खबर ये दिशा सालियान को लग गई थी, जिसके कारण ये सारा ड्रामा रच करके और दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर ये सच है कि बॉलीवुड के लोग कुछ इस तरह की ड्रग की पार्टी और छोटे बच्चों की पार्टियां करते हैं जिसमें उनका यौन शोषण होता है, तो सोचिए ये देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, वहीं इस पूरे बॉलीवुड की गंदगी को खोलने वाली घटना है। अगर ये सही निकला जो ये वकील बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पूरा बॉलीवुड अब ये इस मामले में, जो पहले से ड्रग के मामले को लेकर बदनाम था, एक नई इनकी चरित्र की पटकथा लिखी जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।